वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम लोगों ने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाने की कोशिश करना शुरू कर दिए हैं और उसको हम चैप्टर वाइज आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है क्लास 9 का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है हमारे आस पास के पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो हम उसी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले पदार्थ के बारे में जान तो लें कि पदार्थ होता क्या है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन को देखेंगे। या पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है ही। तो पहला है कुर्सी, वायु, इत्र की सुगंध और शीतल। ठीक है, शीतल पेय। ठीक है, तो इसके बारे में करा। तो अब जरा बताइए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो सुनिए पहले कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वो होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जो स्थान को घेरने का काम करता है। ठीक है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब इसमें और बेसिक चला जाए तो कहा जाए कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ क्या होता है, घनत्व होता है। जिसका क्या होता है, कुछ घनत्व होता है। ठीक है, पदार्थ के कुछ घनत्व होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी पांचों इंद्रियों द्वारा महसूस किए जाते हैं, या कहा जाए दो या दो से अधिक इंद्रियों द्वारा क्या किए जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। उन्हीं को पदार्थ कहा जाता है। और पदार्थ को परिस्थितियों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर ये 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है आपका ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन होता है। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि रासायनिक आधार पर, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध होता है और एक मिश्रण होता है। ये 2 प्रकार के पदार्थ रासायनिक आधार पर पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आपका कुर्सी क्या है, ये ठोस है, तो ठोस पदार्थ होता है, तो जैसे ये तो नहीं होगा। वायु क्या है, गैस है, ये भी पदार्थ है, ये भी नहीं होगा। इत्र की सुगंध, शीतल पेय, यानी कुछ पीने वाला ठंडा चीज है। ठीक है, पानी ही है, तो वो भी क्या होगा, वो द्रव है, तो वो भी पदार्थ है। लेकिन इत्र की सुगंध ये पदार्थ नहीं है, यह क्या है, पदार्थ नहीं है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आइए दूसरा देखा जाए। तो दूसरा कह रहा है कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हमारे पास पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कह रहा पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, या उपर्युक्त सभी। पहले समझ लेते हैं गर्म पदार्थ और ठंडा पदार्थ, यानी गर्म भोजन और ठंडे भोजन में क्या अंतर है। देखिए, वो भोजन जो गर्म होगा, ठीक है, तो जब गर्म होगा तो उससे जो भाप निकलने वाली है, या जो उससे मतलब जो जो उसकी जो महक है, वो जो वायु में बड़ी तेजी से फैलेगी। क्यों? क्योंकि उनके कण लगातार गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और गति क्यों करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ताप बढ़ने की वजह से गतिज ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और ये गतिज ऊर्जा पौधों के भोजन के जो कण होते हैं, यानी जो ये कण होते हैं, ठीक है, जो सुगंध के, ये कण क्या करने लगेंगे, इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, कणों के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी और लगातार ये फैलना शुरू कर देंगे। जबकि अगर ठंडे खाने की बात करें तो उनमें जो सुगंध होगा कणों का, ठीक है, उनमें गतिज ऊर्जा ही नहीं पाई जाएगी, क्योंकि उसका ताप क्या हो जाएगा, कम है उसका ताप वो ठंडा खाना है। ठीक है, तो ठंडे खाने का ताप कैसा होता है, तो उसका तापमान बहुत डाउन रहेगा, तो उनके जो कण होंगे उनके बीच में दूरी कम रहेगी, वो आपस में सटे रहेंगे। ठीक है, और वो रेंडमली स्पेस, मतलब ताप, जब तक ताप नहीं बढ़ेगा तब तक वो फैलेंगे नहीं, तो उनका महक नहीं फैलता है। जबकि हमारे जो गर्म खाना होता है उसका महक कई मीटर तक दूर फैल जाता है। तो अगर बात करें तो ये तीनों इसमें सही कहा गया कि पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, ताप बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से कणों के बीच की दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यानी उपर्युक्त सभी होगा, इसमें क्या होगा, उपर्युक्त सभी होगा। आगे देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में कोई गोताखोर है, वो पानी काट पाता है, क्यों काट पाता है भाई। तो देखिए, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गोताखोर पानी को काटना जानता है, या पहला और दूसरा दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो क्योंकि आप 1 to 5 पढ़ाने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन कुछ हट के भी होंगे, याद रखिएगा, ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं उठने वाले हैं। अगर किसी के दिमाग में भ्रम है कि जैसे पहले दे रहा था वैसे देगा, नहीं देगा। आपने केवीएस का पेपर देख लिया था, ठीक है, उसमें हिंदी के क्वेश्चन आ गए थे, चैप्टर से क्वेश्चन आ गए थे, 5-6 क्वेश्चन, जिनके 5-6 क्वेश्चन वो सही थे, वो काफी अच्छा काम किए थे, यानी उनका नंबर काफी बूस्ट कर गया था। तो आप भी याद रखिएगा, कुछ हट के आपको पढ़ना है, कुछ चीजें ऐसी चीजें नहीं छोड़नी है जो लगे कि नहीं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ध्यान दीजिएगा जरूर से। देखिए यहाँ पर फिर मैं बता देता हूँ कि कह रहा है कि यहाँ पर स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच का रिक्त स्थान होता है, यानी कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। गोताखोर पानी को काटना जानता है, 1 और 2 उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा उसके बारे में पहले समझ लीजिए कि ठोस के जो कण होते हैं वो काफी पास होते हैं, ठीक है, पास होते हैं। उनकी अपेक्षा द्रव के जो कण होते हैं वो काफी थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं, गैस के एकदम दूर होते हैं, ठीक है। तो ये द्रव अवस्था में इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, ज्यादा होती है। इस वजह से गोताखोर पानी को काट कर कहाँ जाता है, पानी के अंदर जाता है। कोई जाने न जाने इससे कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर आपका ये आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो पानी में अगर आप भी कूदेंगे तो आप भी पानी को काट के नीचे की ही तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। गोताखोर को आता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप ही खाली गोताखोर पानी काटना जानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं, ठीक है, या रिक्त स्थान पाए जाते हैं, इस वजह से वो काट कर उसमें जा सकता है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी विसरण, ठीक है, क्षमता मध्यम होती है, किसकी विसरण क्षमता मध्यम होती है। देख लीजिए इसको, पहले देख लीजिए, चलिए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन देख लिए हैं आप लोग। चलिए देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि किसकी विसरण क्षमता मध्यम होती है, ठीक है, ठोस की, द्रव की, गैस की या उपर्युक्त सभी की, ठोस की, द्रव की, गैस की या उपर्युक्त सभी की, ठीक है। यहाँ विसरण क्षमता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो विसरण क्षमता की बात हो रही है। तो सुनिएगा ध्यान से, विसरण क्षमता का मतलब क्या होता है। देखिए विसरण क्षमता किसकी अधिक होगी, किसकी नगण्य होगी, किसकी क्या होगी, अधिकतम होगी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मध्यम, अधिकतम और नगण्य। ठोस की विसरण क्षमता नगण्य होगी, ठीक है, विसरण क्षमता ठोस की नगण्य होगी, जबकि द्रव की विसरण क्षमता क्या होगी, मध्यम होगी। और क्या होगी, ठोस की नगण्य होगी, द्रव की मध्यम होगी और गैस की अधिकतम होगी, द्रव की मध्यम, गैस की अधिकतम। तो यहाँ पर पूछ रहा किसकी मध्यम होगी, तो हमें पता है किसकी मध्यम होगी, द्रव की। इसकी जो होगी वो क्या होगी, नगण्य होगी। इसकी क्या होगी, इसकी मध्यम होगी। इसकी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तीसरा मतलब फैलना भाई, फैलाव जो होगा इनका सबसे अधिक किसका होगा, तो गैस का होगा, जबकि द्रव का क्या होगा, मध्यम होगा, और ठोस का बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अभी इस पर चर्चा भी कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, निम्न में से किसकी सीमाएं, ठीक है, अस्पष्ट होती हैं, किनकी सीमाएं, किसकी सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, अस्पष्ट सीमा की बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा किसकी किसकी, अगर हम पूछ रहा है इसमें दो दो का पेयर बना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे पेयर बनाकर, ठीक है। जैसे ठोस और द्रव की सीमाएं अस्पष्ट होंगी, ठोस और गैस की सीमाएं अस्पष्ट होंगी, द्रव और गैस की सीमाएं अस्पष्ट होंगी, ऊपर में से कोई नहीं। तो सुनिएगा ध्यान से, आपको भी पता है कि दो ऐसे चीजें हैं, द्रव्य हैं, ठीक है, पदार्थ हैं जिनकी सीमाएं अस्पष्ट होती हैं। एक होता है द्रव और एक गैस होता है, एक द्रव और एक गैस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो द्रव और गैस की सीमाएं क्या होंगी, अस्पष्ट होंगी। अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो इसको जो पढ़ते हैं इनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये हो गया ना आपके सामने। तो अब हम इन्हीं दो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, थोड़ी सा चर्चा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेगा। देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें आकार की, किसके किसके बारे में कर रहे हैं, तो ठोस, द्रव, गैस, इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है आकार। बताइए किसका आकार निश्चित होगा,
किसका आकार निश्चित होगा, निश्चित और अनिश्चित। तो जो ठोस है उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। आकार क्या होगा, निश्चित होगा, निश्चित। और इनका आकार अनिश्चित होगा, क्या होगा, अनिश्चित होगा। इनका भी अनिश्चित होगा। यानी ठोस द्रव गैस में, ठोस द्रव गैस में आकार की बात करें तो सिर्फ ठोस का आकार कैसा होगा, निश्चित होगा। ठोस का आकार निश्चित होगा और द्रव की और गैस के आकार निश्चित नहीं होंगे, वो अनिश्चित होंगे। अब आइए आयतन। अब भाई आकार के आधार पर देखिए, आकार के आधार पर देख लिए। अब हमको किसको देखना है, आयतन के आधार पर। किनके आयतन निश्चित होंगे और किसके अनिश्चित होंगे। तो याद रखिएगा, ठोस के और द्रव के आयतन निश्चित होंगे, इनके निश्चित होंगे। क्या होंगे, निश्चित होंगे, निश्चित, निश्चित, ठीक है। जबकि गैस के अनिश्चित होंगे, अनिश्चित होंगे, अनिश्चित होंगे। देखिए ठीक है। अब आपको भाई, आप इतने लेवल पे आ चुके हैं कि आपको आकार और आयतन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को, मतलब कि पदार्थ को किसी भी चीज़ में डालिए वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। तो किसके आकार निश्चित होंगे और किसके नहीं होंगे, किसके आयतन निश्चित होंगे, किसके नहीं होंगे, मैंने लिख दिया। इसको एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, चीज़ें बैठ जाएंगी दिमाग में। अगर आप नहीं करते हैं तब तो आपके लिए आपकी गलती है, आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अब आइए सीमाएं की बात करें। सीमाएं देखिए, अब पूछ रहा है कि सीमाएं किसकी स्पष्ट होगी, किसकी अस्पष्ट होगी, किसकी स्पष्ट अस्पष्ट दोनों होगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सीमाएं जो होंगी, जो ठोस होगा उसकी स्पष्ट होगी, लेकिन द्रव और गैस की अस्पष्ट होगी, ठीक है। इसकी स्पष्ट होगी, स्पष्ट, इसकी अस्पष्ट होगी और इसकी भी अस्पष्ट होगी, ठीक है। इसकी भी अस्पष्ट होगी। किसकी बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सीमा की बात कर रहे हैं, सीमाएं की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम इसके बारे में, अब कह रहा है कि संपीड़न, ठीक है। संपीड़न, जो संपीड़ितता होती है उसकी बात कर लें। तो अगर हम उसकी बात करें, देखिए ठीक है, संपीड़ितता की बात करें तो संपीड़ितता क्या होती है उसके बारे में अगर देखा जाए तो देख लीजिए क्या होता है संपीड़ितता की बात, ठीक है। सॉरी, देखिए संपीड़ितता क्या होगी। संपीड़ितता का मतलब समझते हैं, संपीड़ितता क्या होती है, ठीक है। तो संपीड़ितता की बात होती है कि किनके बीच, ठीक है, किन पदार्थ के बीच, ठीक है, अणुओं के बीच अधिक रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। क्या, अधिक रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। जिसमें अधिक देखने को मिलेगा उसी का क्या होगा, अधिक होगा, यानी संपीड़ितता अधिक होगी। और जिसका कम मिलेगा उसमें संपीड़ितता कम होगी, ठीक है। क्या होगी, कम होगी। तो हम बात कर रहे हैं संपीड़ितता की बात कर रहे हैं, तो किसमें अधिकतम होगा, यानी मैं कह रहा हूं कणों के बीच का रिक्त स्थान किसका अधिक होगा, किसका अधिक होगा, कणों के बीच का रिक्त स्थान किसका अधिक होगा, वो सबसे अधिकतम संपीड्य होगा, ठीक है। और जिसका कम होगा वो क्या होगा, उसका संपीड्यता कम होगी। और जिसका सबसे कम होगा वो क्या होगा, नगण्य में गिना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो ठोस है और द्रव है, ठीक है, इसमें क्या होता है, संपीड्यता क्या होती है, नगण्य होती है। क्या होती है, तो नगण्य होती है। क्या होती है, तो नगण्य होती है, नगण्य, ठीक है, नगण्य होती है। और इसकी क्या होती है, गैस की अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। किसकी, तो संपीड़ितता की बात किए हैं कि किसकी अधिकतम होगी, किसकी कम होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से आप बहुत कुछ क्लियर कर ले जाएंगे, गतिज ऊर्जा। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी भाई, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो सबसे कम गतिज ऊर्जा या कहा जाए नगण्य गतिज ऊर्जा किसकी होगी, तो ठोस की होगी। ठोस की गतिज ऊर्जा क्या होगी, नगण्य होगी, ठीक है, ठीक है। क्या होगी, नगण्य होगी। इसको अगर नॉर्मल टेम्परेचर में भी गर्म करेंगे तो भी इसकी गतिज ऊर्जा, इनके कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य ही रहेगी, कम ही रहेगी। लेकिन कुछ चेंज होगी लेकिन उतना नहीं होगी। जबकि द्रव की बात करें तो मध्यम होगी। क्या होगी, मध्यम होगी, मध्यम होगी। फिर उसके बाद करें कि गैस की क्या होगी, तो अधिकतम होगी। क्या होगी, अधिकतम होगी,
अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। ये चीज आपके सामने निकल कर आ गई कि क्या होगी? अधिकतम होगी। किसकी होगी? तो गैस की क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। अब आ जाइए किसकी बात करें? विसरण की। इसी सब चीजों को आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, वही रटा रटाया पिछले पेपर का देखकर आप मत करिए, कुछ चीजें अलग से भी पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विसरण किसका? नगण्य होगा। जब भाई गतिज ऊर्जा कम है तो विसरण भी क्या होगा? जाहिर सी बात है कम होगा, नगण्य होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर बात करें कि किसकी विसरण क्षमता, यानी विसरण क्षमता, अगर इसकी गतिज ऊर्जा मध्यम है तो विसरण भी क्या होगा? मध्यम ही होगा। विसरण भी मध्यम होगा और इसकी अधिकतम होगी। ठीक है, क्या होगी? अधिकतम होगी। ठीक है, इसको उतार लीजिए।